सुपर क्लास स्पाइसीज था आपका। सुपर क्लास स्पाइसीज। तो स्पाइसी सुपर क्लास में, इस सुपर क्लास में मैंने आपको बताया था कि सभी इसमें फिशेज आती हैं। तो पाइसीज में उनको रखते हैं जो लोग जिनमें फिन्स होते हैं, दे बियर फिन्स, दे बियर फिन्स, जिनमें फिन्स पाए जाते हैं। तो पाइसीज में सबसे पहले हम लोग लगते हैं, मैंने आपको बताया था प्लैक्टोडर्मी। प्लैक्टोडर्मी वो थी जिनमें डर्मिस में प्लैक्ट पाए जाते थे, मतलब कि बोन्स के बने हुए टाइल्स जैसे स्ट्रक्चर। तो मैंने आपको बताया कि प्लैक्टोडर्मिस वो थी जिनको हमने आर्मर्ड फिशेस कहा और ये गायब हो गई, ये अब नहीं पाई जाती। ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टीज आई, है ना, जिसमें शार्क वगैरह आती हैं। हाँ, वो बता दिया था, मैं रिमाइंड करा रहा हूँ कि क्या बता रहा हूँ। तो ये मैंने आपको बता दिया था कि इसमें कॉन्ट्रैक्टीज आएंगी। कॉन्ट्रैक्टीज के बाद तीसरा मैं आपको बताने वाला था, यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया था। तो कॉन्ट्रैक्टीज में आपकी शार्क वगैरह आती हैं। फिर ऑस्टेक्टीज में, है ना, तो मैंने आपको शायद, हाँ, ये भी मैंने आपको बता दिया था। फिर आएंगे ऑस्टेक्टीज में। तो मैंने आपको बताया था ऑस्टेक्टीज, ऑस्टेक्टीज में आ गई आपकी लीबियो। ल्यूबियो में मैंने आपको बताया था कि ल्यूबियो में वही मछली है रेहू, जिसको कि इंडिया में बहुत लोग खाते हैं, फ्रिक्वेंटली जो खाते हैं। तो ये वही मछली है जिसको कॉमनली लोग इंडिया में खाते हैं, तो ये लीबियो है ना। तो ये लीबियो जो मॉडर्न फिशेज होती हैं ये वो होती हैं। ऊपर ये शार्क वगैरह आसपास आते हैं कॉन्ट्रैक्टीज में, है ना। और कार्टिलेजियस फिशेज आती हैं, और ऊपर वाली तो ये गायब हो चुकी हैं, जो कि मैंने बताया था वो पुराना मूवी जिसपे बनी हुई थी, वो ये वही मछलियां थी जो गायब हो गई। ये दिखाया था डायग्राम। तो नॉर्मल जो हमारी फिशेज होती हैं, थर्ड वाला यही है। तो थर्ड वाले में मैंने आपको लेबियो बताया ना, अभी एग्जांपल दिया, लेबियो जिसको रोहिता या रोहू रोहू कहते हैं हमारे यहाँ, है ना। सिंपल जो फिश पाई जाती है, दोनों तरफ फिन जाते हैं, ठीक है। ये पेक्टोरल फिन्स आगे की तरफ, पेल्विक फिक्स जो बैक की तरफ पाए जाते हैं, है ना। ऑस्टेक्थीज में नोट करेंगे, ऑस्टेक्थीज। तो थर्ड वाला अगर नहीं नोट किया आपने तो नोट कर लीजिए, थर्ड क्लास ऑस्टेक्थीज। ऑस्टेक्थीज इंक्लूड्स बोनी फिश। एग्जाम्पल लेबियो या रोहिता। इसमें ये बता देता हूँ, नॉस्ट्रल्स आगे माउथ पाया जाता है। ये नॉस्ट्रल्स पाए जाते हैं जो स्मेल का सेंस देते हैं इनको। हेड में ये आई ओपन रहती है। ये यहाँ पर नेक के पास में एक ये स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको हम लोग ऑपरकुलम कहते हैं, ठीक है। ये फोल्डेबल स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पर आगे की तरफ दोनों तरफ फिन्स पाए जाते हैं पेयर में, इनको पेक्टोरल फिन्स बोलते हैं। नीचे की तरफ ये पेल्विक फिन्स पाए जाते हैं। ये पीछे की तरफ बैक साइड में एनस के पास पाया जाता है, इसको एनल फिन्स कहते हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ एक बड़ा फिन्स पाया, इसको आप डोर्सल फिन्स बोलते हैं। ये इसमें बॉडी में स्केल्स पाए जाते हैं छोटे छोटे ना। ये लेटरल लाइन जो सेंस ऑर्गन की तरह फंक्शन करती है, आगे से पीछे तक एक लेटरल लाइन होती है, ठीक है। ये पीछे कॉर्डल फिन्स पाया जाता है जो डायरेक्शन चेंज करने का काम करता है। सो नॉर्मल जो इंडिया में फिशेस पाई जाती है जिनको आप बोनी फिशेस कहते हैं, उनको हम लोग ऑस्टेक्टीज में रखते हैं। फिशेस में स्केल जो होती है इनका फंक्शन होता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन होती है। ये प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। ये नॉन लिविंग एक लेयर जैसी होती है, जैसे हमारी बॉडी में बाहर स्किन होती है। तो ये इन किसी भी तरह के, क्योंकि ये वाटर में चलती हैं तो फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन से बचाती हैं। दूसरा क्या होता है, इनके ऊपर किसी भी तरह का फंगस या किसी भी तरह का बाहर की तरफ जो एल्गी होता है वो ग्रो ना होने पाए, उसके लिए प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। तो कुल मिलाकर के इनका जो फंक्शन होता है वो प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है स्केल्स का, और कोई फंक्शन नहीं। और हर फिश में स्केल का जो पैटर्न होता है वो अलग-अलग होता है। इससे हम फिश की स्पीशीज को, वैराइटीज को भी अलग-अलग डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं। और जिनमें स्केल नहीं पाई जाती उनकी स्किन बहुत ज्यादा रफ होती है, जैसे कि फॉर सेक ऑफ एग्जांपल शार्क देखेंगे, तो शार्क की स्किन में स्केल नहीं
इतनी ज्यादा जैसे सैंड पेपर होता है वैसे होता है कि अगर वो तेज से आप हमारी आपकी खाल में रगड़ जाए तो हमारी आपकी खाल बाहर निकल जाएगी, इतनी टफ स्किन होती है, इतनी रफ स्किन और इतनी स्ट्रेचेबल हार्ड स्किन होती है। नेक्स्ट मैं आपको ये बता रहा था कि नेक्स्ट आते हैं टेट्रापोडा। सबसे पहले आता है एम्फीबिया, फिर दूसरे नंबर पर आते हैं रेप्टिलिया, नंबर पर आते हैं सी, तीसरे नंबर पर आता है आपका एम्फीबिया हो गया, रेप्टिलिया हो गया, एप्स हो गया, एप्स है ना। एप्स के बाद चौथे नंबर पर आपका आता है मैमिलिया, जिसमें हम आप आते हैं। तो देखो, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमिलिया, इन सब में 4 लिम्स पाए जाते हैं, इसीलिए इनको हम टेट्रापोडा रखते हैं। नोट करोगे, टेट्रापोडा are those which have tetrapoda are those which have 4 limbs. 4 limbs. It has been divided further in 4 classes. अब सबसे पहले एक एक करके आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एम्फीबिया की। तो एम्फीबिया इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक नोट कर दिए। दे आर कोल्ड ब्लडेड। किसी को कहीं पे भी किसी टर्म में दिक्कत हो तो मुझे बता देगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों को ये पता होगा, ठीक है। दे आर कोल्ड ब्लडेड, दे आर amphibious in nature, they are amphibious in nature, मतलब ये लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं। they are amphibious in nature. Next point, body is divided into head and trunk, मतलब neck नहीं पाई जाएगी। body is divided into head and trunk. They are usually without scale. They are usually without scales. उनकी बॉडी में स्केल्स नहीं पाई जाती इन जनरल। नेक्स्ट पॉइंट, पेयर्ड फिन्स आर एब्सेंट। किसी तरह पेयर्ड fins are absent. They may have unpaired fins. Paired fins are absent. They may have unpaired fins. Next point, gills are present at least in larval stage. At least in larval stage. देखो, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे फ्रॉग होता है, तो फ्रॉग का जो लार्वा होता है, उस फ्रॉग के लार्वा को हम लोग कहते हैं टैडपोल। तो टैडपोल बिल्कुल फिश की तरह दिखाई देता है। आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो कि फिश है या फिर फिश का छोटा बच्चा है या फिर इसका फ्रॉग का, क्योंकि इसमें टेल भी पाई जाती है और इसमें गिल्स भी पाए जाते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होती है, मतलब ये मैच्योर होता है और इसमें चेंजेस आते हैं। और जो एडल्ट होता है, तो एडल्ट में दोनों ही चीजें नहीं पाई जाती, ना ही गिल्स पाए जाते हैं, गिल्स की जगह इसमें लंग्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है ना। और टेल जो होती है, टेल डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। आप जानते हैं इस प्रोसेस को हम लोग मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, राइट। सो फ्रॉग जो होता है, इस तो एम्फीबियंस की खास बात क्या होती है कि इनके लार्वा में गिल्स पाए जाते हैं। तो नोट करेंगे, gills are present at least larval stage. Next, skull is
डाइकोंडाइलिक, स्कल इज डाइकोंडाइलिक। देखिए आपने पढ़ा होगा और जिन लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम स्केलेटन सिस्टम पढ़ते हैं तो हमारी बोन के अंदर एक गड्ढा होता है ना? उसमें एक बोन फिट होती है, इस गड्ढे को कंडाइल बोलते हैं। तो मोनोकोंडाइलिक में क्या होता है कि एक ये गड्ढा होता है और इस गड्ढे के अंदर एक इस तरह की बोन फिक्स होती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसके अंदर ये सुविधा ये 360 डिग्री रिवॉल्व कर सकता है, जैसे बर्ड्स। तो बर्ड्स वगैरह क्या होती हैं, वो मोनोकोंडाइलिक होती हैं। तो एक गड्ढा होता है और एक ही बोन अंदर की तरफ जाती है, जिससे कि अपने पूरी गर्दन को 360 डिग्री रोटेट कर लेते हैं। आपने देखा होगा बर्ड्स तुरंत पूरी गर्दन पीछे घुमा लेती हैं। लेकिन ये फैसिलिटी हमारे आपके अंदर नहीं है। हम ह्यूमन्स का क्या है कि इस तरह से 2 गड्ढे हैं, ठीक है? ये 2 गड्ढे होने की वजह से अब हमारी बैकबोन जब नीचे से फिट होती है, तो बैकबोन भी हमारी इसमें 2 कंडाइल होते हैं, है ना? तो 2 कंडाइल में बैकबोन फिक्स होती है। तो ये क्या होते हैं? दे आर डाइकोंडाइलिक। डाइकोंडाइलिक पूरी की पूरी गर्दन अपने पीछे नहीं घुमा सकते। ये एक लिमिटेड रेंज तक अपनी गर्दन को घुमा सकते हैं, 180 डिग्री तक या कुछ लोग 120 तक ही घुमा सकते हैं, ठीक है? तो इनके अंदर ये फैसिलिटी नहीं पाई जाती। तो जिस तरह से हम आप अपनी पूरी गर्दन नहीं घुमा सकते, वैसे ये भी नहीं घुमा सकते। ये डाइकोंडाइलिक होती हैं। इस सुविधा के लिए इस चीज़ से ओवरकम होने के लिए फ्रॉग की जो आईज़ बाहर की तरफ निकली हुई होती है, बल्जेस आउट, जिसकी वजह से वो अपनी आईज़ को घुमा करके गर्दन ना घूम पाने का जो कंपनसेशन है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, कंपनसेट कर लेते हैं। ठीक है? तो करेंगे। तो skull is dicondylic. Next point. Respiratory organs are lungs. रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, अब इसमें कौन-कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं? एक तो पहले लंग्स हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर लंग्स। दूसरे नंबर पर बक्कोफेरेंगल कैविटी, मुंह के पास कैविटी पाई जाती है जो एयर के एक्सचेंज का काम करती है। ये थोड़ी लंग्स जैसी ही होती है बट नॉट लंग। बक्कोफेरेंगल कैविटी, तो या तो एम्फीबियन में लंग्स पाए जाएंगे या बक्कोफेरेंगल कैविटी पाई जाती है। स्किन और गिल्स, जब पानी के अंदर होते हैं स्किन से करते हैं, और गिल्स, कुछ में गिल्स भी हो सकते हैं जैसे सलामेंडर। नेक्स्ट, एलिमेंट्री कैनाल कॉमा यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। एलिमेंट्री कैनाल, urinary and reproductive tract open into common chamber called cloaca। तो क्लोएका टर्म का मतलब होता है कि जब कोई भी एनिमल फीकल मटेरियल, एग और सब वहीं से रिलीज करे, एक ही पोर से रिलीज करे, तो उसके लिए हम एनस वर्ड यूज नहीं करते, उसके लिए हम लोग क्लोएका वर्ड यूज करते हैं। लाइक हेन वगैरह में क्लोएका पाया जाता है, एनस नहीं पाया जाता। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, ईयर कंसिस्ट ऑफ इंटरनल एंड मिडिल ईयर। तो ईयर में जैसे हमारा जो कान होता है उसमें 3 पार्ट आपने पढ़े होंगे, इंटरनल ईयर, मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर। इनमें एक्सटर्नल ईयर नहीं पाए जाते, नोट करेंगे। ईयर कंसिस्ट ऑफ इंटरनल एंड मिडिल ईयर, फुल स्टॉप। एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट, external ear is absent. They have tympanum, they have tympanum, they have tympanum membrane, they have tympanum membrane that covers ear from outside। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट, द आईज हैव आईलिड्स, पलके पाई जाती हैं। द आईज हैव आईलिड and the eyes have eyelid and nictitating membrane. What is nictitating membrane? And सर जो हमारी nictitating, हाँ तो जो हमारी आंखों की मतलब एकदम यहाँ पे होती है मसल टाइप की पॉइंट जैसे होते हैं। क्या फायदा होता है? सर वो पहले फायदा होता था कि जब हम पानी में उतरते थे तो वो एक कवर जैसा बना लेती थी सामने से। राइट, तो nictitating membrane इनमें वेल डेवलप्ड होती है, दे हैव वेल डेवलप्ड nictitating membrane। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन क्या होता है? जब ये पानी के अंदर जाती है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, तो आंखों के ऊपर जैसे आप स्विमिंग करते समय गॉगल्स लगा लेते हैं, इसी तरह से इनकी आंखों के बाहर वो मेम्ब्रेन आ जाती है और पर्दे के जैसे गॉगल्स के जैसे काम करती है, और ये पानी के अंदर भी देखने की कैपेबिलिटी रखते हैं। हम में आप में धीरे धीरे गायब हो गई, जैसे एवोल्यूशन हुआ वैसे ये मैमल्स में गायब हो गई। तो नोट करेंगे, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन इज वेल डेवलप्ड which help them to see clearly, which help them to see clearly underwater. Next, fertilization is external। अब यहां पर कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है। एक एम्फियन होता है सैलामेंडर, सैलामेंडर एक एम्फिबियन है, ये लिजार्ड की तरह दिखाई देता है, ठीक है। एंड दूसरा होता है इक्थियोफिस, ये स्नेक की तरह दिखाई देती है। तो याद रखिएगा एक नहीं है, सैलामेंडर एंड इक्थियोफिस, ये जो दोनों होते हैं नोट करेंगे, दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। salamander and ichthyophis, they have internal fertilization, they have internal fertilization। इसी में ये एक्सक्लूसिवली नीट का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है salamander and ichthyofish have internal fertilization, full stop। salamander is viviparous, ये एग ले नहीं करता, salamander is viviparous, ये डायरेक्ट अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। सैलामेंडर इज विविपेरस। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं। आप देखो नेक्स्ट है ये हो गया एम्फीबियंस, राइट। आप एम्फीबियन के बाद नेक्स्ट आ जाते हैं रेप्टिलिया। वो ऑर्गेनिज्म क्रॉल करके जो क्रॉल करके चलते हैं। रेप्टिलिया में ये क्रीपिंग वर्टिब्रेट्स है। देखो नोट कर लो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इसके, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल बियरिंग एपिडर्मल स्केल। स्केल्स एम्फीबियंस में नहीं थी। रेप्टिलिया आर cold-blooded animals bearing epidermal scales. Next, skin is dry, rough, without gland. Skin is dry and rough
without gland. Next, snake and lizard shed their scale. Snake and lizard shed their scale as skin cast. मतलब जिसको आप केचुल उतार देना बोलते हैं ना, वो यही है. Shed their scales as skin cast. Next point. They do not respire. They do not respire. They do not respire through gills. It always takes place. It always takes place through lungs. It always takes through lungs. Next, skull is monocondylic. Skull is monocondylic. Except snake, there are two pairs limbs. क्या मतलब हुआ इसका? What are the pentadactyl limbs? नोट कर लो, ऐसे लिम्स माने हाथ पैर हो गए, और ऐसे हाथ पैर जिनमें 5 उंगलियां पाई जाएं. तो आगे भी 5 उंगलियां पाई जाएंगी, पीछे भी 5 उंगलियां पाई जाएंगी. ठीक है, तो नोट करो, दैट इज हैव 5 फिंगर. नेक्स्ट, तो स्नेक को छू करके जितने भी होते हैं सब में पेंटाडक्टाइल लिम्स पाए जाते हैं. ठीक. नेक्स्ट, हार्ट कंसिस्ट ऑफ 2 auricle and 2 auricles and a partially developed ventricle. That is 3-chambered. That is 3-chambered heart. अंडरलाइन करेंगे. RBC-ated, स्टार बना के लिखेंगे. RBC are nucleated. तो RBC में न्यूक्लियस पाई जाती है, विच इज नॉट एडवांस फीचर. धीरे धीरे करके RBC से न्यूक्लियस गायब हो जाएगी, और यही एवोल्यूशन का एक ट्रेंड है. नेक्स्ट, each year 3 part: external, middle and internal. Each ear is consist of 3 part: external, middle and internal.
स्नेक डू नॉट possess ears, इसी में नोट कर लो, स्नेक डू नॉट possess ear। एक और चीज है, tortoise feed almost entirely tortoise feed almost entirely on vegetation। मतलब जो टोर्टाइज होते हैं वे वेजिटेटिव होते हैं, ठीक है ना, हर्बीवोर्स होते हैं कुल मिलाकर के, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ रेप्टाइल्स आर ओविपेरस। ओविपेरस, ठीक है। तो ये रेप्टाइल्स के कैरेक्टरिस्टिक थे। रेप्टाइल्स में जैसे टोर्टाइज आ गए, आपके स्नेक्स आ गए, लिजार्ड्स आ गए, सब रेप्टिलिया में आते हैं, है ना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट में आ जाते हैं एव्स, मतलब बर्ड्स। बर्ड्स में birds have bipedal, birds are bipedal, मतलब ये दो पैर से चलते हैं। तो क्या होता है कि बर्ड्स में जो पंख, इनके विंग्स होते हैं, पंख जो होते हैं, वो फोर लिम्ब से, मतलब वो हाथ हैं, और जिनसे ये चलते हैं वो पैर हैं। तो पीछे वाले हाइड लिम्ब से, मतलब पीछे वाले लिम्ब से चलने का काम करते हैं, और आगे वाले लिम्ब से ये उड़ने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो बर्ड्स आर बाइपेडल फीदर्ड, बाइपेडल फीदर्ड, मतलब बॉडी फेदर से ढकी हुई होती है। तो यहां पर इनके ऊपर स्केल्स नहीं पाई जाती, स्केल्स की जगह फेदर आ गए, ठीक है। एंड फेदर्ड एंड वार्म ब्लडेड, ये वार्म ब्लडेड होते हैं। तो देखो, अभी जितने भी एनिमल थे वो कोल्ड ब्लडेड थे, मतलब कि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते थे। जैसे जैसे बाहर का टेम्परेचर चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे उनके बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता जाएगा। यही कारण है कि अभी ठंडियां आ चुकी हैं, बाहर एटमॉस्फेयर ठंडा है, आपको कोई भी फिश या फिर कोई भी फ्रॉग वगैरह जनरली ठंड के समय पे पानी से बाहर नहीं दिखाई देंगे। वो पानी के अंदर, मड के अंदर रहते हैं, डीप मिट्टी के अंदर धंसे हुए रहते हैं, जिससे कि उनके बॉडी का टेम्परेचर चेंज ना होने पाए, क्योंकि अगर वो ऊपर आएंगे तो बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा और वो मर जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो बर्ड्स वगैरह होती हैं वो किसी भी मौसम में आपको बाहर दिखाई देगी, क्योंकि रीजन क्या होता है, वो एक्सटर्नल टेम्परेचर चेंज होने से उनके बॉडी का टेम्परेचर नहीं चेंज होता है। बाइपेडल feathered and warm blooded, bipedal, feathered and warm blooded animals। Next point, the hind limbs are adapted for, पीछे वाले जो पैर होते हैं, adapted for perching, मतलब चीजों को पकड़ने के लिए, walking and swimming, perching, walking and swimming। तो perching, walking और स्विमिंग, जैसे आप देखते हैं कि जो डक्स वगैरह होती है ना, तो ये स्विम करने का काम करती हैं, ठीक है, स्विमिंग। नेक्स्ट, अब होता क्या है कि इनके टेल के पास में ग्लैंड पाई जाती है, उसमें ऑयल भरा होता है, उसको बोलते हैं प्रीन ग्लैंड्स, है ना, या ऑयल ग्लैंड बोलते हैं। वो प्रीन ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड से क्या करते हैं, ये लोग अपनी चोंच से उसमें पीठ में ऑयल निकालते हैं और पूरे विंग्स में लगा देते हैं, जिससे कि इनके विंग्स जो होते हैं वो वाटर प्रूफ बने रहते हैं, ठीक है ना। और they have preen gland or oil gland
at the base of tail, at the base of tail, except this gland, they do not have any gland, except this gland, they do not have any gland on their skin. They do not have any gland on their skin. मतलब इस ग्लैंड के अलावा किसी कोई भी, जैसे स्वेट ग्लैंड हमारी आपकी बॉडी में पाई जाती हैं, है ना, या सेरुमेन ग्लैंड पाई जाती हैं, इस तरह से उनकी बॉडी में कोई और दूसरी ग्लैंड नहीं पाई जाती, सिर्फ एक ही ग्लैंड पाई जाती है और वो प्रीन ग्लैंड होती है, प्रीन ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट। लेग्स तो मैंने बता ही दिया है ना। The alimentary canal have additional chamber called crop and gizzard. कॉकरोच वाला आपको याद आ गया होगा जितने जितने एनाटॉमी पढ़ी होगी। They have crop and gizzard. तो इनके एलिमेंट्री कैनाल में कुछ एक्सटर्नल चेंबर्स पाए जाते हैं जिनको हम क्रॉप और गिजार्ड बोलते हैं। ये नॉर्मली बाकी एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं, ये इन्हीं के पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है क्रॉप का फंक्शन, कोई बता सकता है? सर जैसे बर्ड्स ये खाते वक्त, जैसे खास करके मुर्गियां खाते वक्त ये कहते हैं अनाज के साथ पत्थर उत्तर भी खा लेती हैं, सो वो बेसिकली उस ऑर्गन के अंदर उसे क्रश करने का काम करता है। हाँ भाई, बिल्कुल सही पढ़ा आप। सर ये गिजार्ड का है, क्रॉप का नहीं पता मेरे को। क्रॉप में इकट्ठा करने का काम करती हैं, गिजार्ड क्रश करने का काम करता है। ओके सर, मैंने मतलब अलग अलग से नहीं पढ़ा। नहीं, सही पढ़ा आपने। पिजन इसीलिए स्टोन्स खाती हैं क्योंकि वो गिजार्ड में उसको क्रश नहीं कर पाती। देखो भाई, यहाँ पे ये ईसोफेगस हो गया जिससे ये लोग फूड लेते हैं, और ये हो गया क्रॉप, है ना। तो क्रॉप में क्या करते हैं कि फूड को ये लोग इकट्ठा करते रहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद प्रोवेंटिकुलस, इससे फूड क्रॉप से यहाँ पे जाता है। बहुत सारे एनिमल क्या करते हैं कि क्रॉप में क्या करते हैं कि वो, जैसे पिजन हो गया, तो वो दाने के साथ पत्थर खाते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि दाने के साथ पत्थर जाता है, पहले क्रॉप में इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद क्या होता है गिजार्ड में, ये क्या यहाँ पे क्या होता है कि ये पत्थर उस आपस में टकराते हैं, रगड़ते हैं, जिससे कि खाना और क्रश हो जाता है ना। तो गिजार्ड, क्रॉप का फंक्शन होता है खाना इकट्ठा करना, और गिजार्ड का फंक्शन क्या होता है कि इसको क्रश करने का काम करता है। आप देखते हो जो जल्दी जल्दी चिड़िया दाना चुगती हैं, तो कोई खा थोड़ा नहीं लेती है, वो जल्दी जल्दी करके क्रॉप में इकट्ठा कर लेती हैं, फिर धीरे धीरे उसको क्रॉप से गिजार्ड में ट्रांसफर करती हैं, और गिजार्ड क्या करता है उनको क्रश करने का काम करता है। फर्दर फिर वो देखिए, आप इसका पैंक्रियाज देखिए, लीवर देखिए, पैंक्रियाज भी पाया जाता है, लीवर भी पाया जाता है। तो दोनों से एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होते हैं और फिर इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और लास्ट में आपको क्लोएका दिखाई दे रहा होगा, है ना। देखिए, तो ये इसका फंक्शन था, राइट। नोट करेंगे, द क्रॉप स्टोर्स एंड सॉफ्टन फूड, द क्रॉप स्टोर एंड सॉफ्टन फूड, however the gizzard crop store and soften food, however gizzard crush the food, full stop. There is a cloacal aperture, there is a cloacal aperture, full stop. Gallbladder is absent in seed eating, gallbladder is absent in seed eating birds such as pigeon. Next point, respiration takes place through lungs. Respiration
takes place through lungs. Lungs have एयर सैक। अब लंग्स में भी क्या करते हैं, छोटे छोटे और गुब्बारे लगे होते हैं, उनको हम एयर सैक कहते हैं, एयर सैक। लंग्स हैव एयर सैक which supplement for respiration। तो लंग्स में इनके एयर सैक पाए जाते हैं जो रेस्पिरेशन में इनको हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वॉइस इज। अब जैसे हमारी बॉडी में हम लोग क्या करते हैं, वॉइस प्रोड्यूस करते हैं लैरिंग्स से, तो इनमें लैरिंग्स नहीं पाया था, गला नहीं पाया था, इससे वॉइस प्रोड्यूस करते हैं। इनमें पाया था साइरेंस, ठीक है ना, तो नोट करेंगे। They do not have larynx for voice production. For voice production, they have syrinx. For voice production, they have syrinx. ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। अब इनमें अभी तक 3 चैम्बर हार्ट था, हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। नेक्स्ट, RBC are nucleated. RBC are nucleated. Urinary bladder is absent. Urinary bladder is absent except, एक एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन कौन सा है, अमेरिका में एक ऑस्ट्रिच, अमेरिकन ऑस्ट्रिच जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिया, रिया। एंड अमेरिकन ऑस्ट्रिच, साउथ अमेरिकन ऑस्ट्रिच, रिया and South American ostrich is the only bird which have urinary bladder, Next, brain is better developed than reptile। थोड़ा सा एवोल्यूशन होता है, ब्रेन इनका ज्यादा बेहतर होता है। ब्रेन इज better developed than reptiles। नेक्स्ट, नीचे नोट करके लिखो, नोट। बर्ड हैव कीन सेंस ऑफ साइट, birds have keen sense of sight but poor sense of smell। Birds have keen sense of sight but poor sense of smell। तो इनकी सूंघने की जो क्षमता होती है वो बहुत बेकार होती है, लेकिन इनकी देखने की क्षमता बहुत ज्यादा डेवलप्ड होती है। जैसे आप ईगल को देखते हो, वल्चर्स को देखते हो, इनमें टेलीस्कोपिक आईज पाई जाती है, बहुत दूर तक देख सकती है। इवन द पिजन कैन डू द सेम। नेक्स्ट, फीमेल्स हैव
इसको भी अंडरलाइन करेंगे, ये भी कई बार मैं जिनको बोल रहा हूँ ना अंडरलाइन करो या स्टार बना के लिखो, ये सब पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। Females have usually well developed single left ovary and oviduct. Single left ovary and oviduct. Comma, right ovary and oviduct is present. Right ovary and oviduct is present. Right ovary and oviduct is present, but it is vestigial. Next, many birds shows sexual dimorphism. Many birds shows sexual dimorphism. Many birds shows sexual dimorphism. ठीक, मतलब मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होंगे। ये तो थे बर्ड्स के बारे में, ठीक है। और इसमें से नेक्स्ट आ जाते हैं, बर्ड्स ओवर हो गया। अब आते हैं मैमल्स के बारे में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज मैमेलिया, है ना। तो मैमल्स के बारे में बात करते हैं। मैमल्स हम आप गाय बंदर बैल भैंस सब इसी में आते हैं, मैमल्स में, मैमेलिया में। तो नोट करिए, क्लास मैमेलिया, द मैमल्स। नोट करो, द मैमल्स आर warm-blooded, hairy animals have mammary gland. तो नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, mammary glands, they are milk producing gland. There are about 4,000 species of mammals found across the world. Next point, they are warm-blooded. They are next point, ऑयल ग्लैंड्स। अब हमारी आपकी बॉडी में ऑयल ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। देखो, ऑयल ग्लैंड्स को हम लोग सिबेशियस ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो ऑयल ग्लैंड्स है सिबेशियस ग्लैंड्स है, दे आर द मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। सो ऑयल ग्लैंड ब्रैकेट में लिख लो सिबेशियस ग्लैंड। ऑयल ग्लैंड sebaceous gland, ब्रैकेट में sebaceous gland and sweat gland को बोलते हैं सुडोरिफेरस ग्लैंड।
oil gland, sebaceous gland, and sweat gland, sudoriferous gland are present in the skin. Are present in the skin. Next, mammals possess 7. Mammals present 7 cervical vertebrae. सर्विकल वर्टिब्री क्या होती हैं? ये हमारी नेक बोन्स होती हैं, जो नेक में बोन पाई जाती हैं। सर्विक्स वर्ड का मतलब भी होता है नेक, है ना, और वर्टिब्री जो छोटी छोटी हमारी बोन्स पाई जाती हैं। नोट कीजिए। नेक्स्ट, हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। skull is dicondylic. Skull is dicondylic. Skull is dicondylic. Respiration takes place through lungs. Respiration takes place through lungs. तो इनमें रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू ही होता है, नॉर्मली स्किन या गिल्स के थ्रू इनमें रेस्पिरेशन नहीं होता है। नेक्स्ट, they possess diaphragm. They possess diaphragm. डायाफ्राम आपने देखा होगा, वो पर्दा है, वो कर्टन स्ट्रक्चर है जो रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम को अलग अलग करता है, which divide thorax and abdomen. थोरेक्स, थोरेसिक पार्ट, वो जो हमारा रेस्पिरेटरी पार्ट है, हम स्टार्टिंग से एनिमल किंगडम में पढ़ते आ रहे हैं, और जो एब्डोमेन पार्ट मतलब वो डाइजेस्टिव पार्ट है। दे पोजेस मस्कुलर डायाफ्राम दैट डिवाइड thorax and abdomen. तो डायाफ्राम thorax और एब्डोमेन को डिवाइड करता है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी पार्ट को और डाइजेस्टिव पार्ट को, दोनों को ये डिवाइड करने का काम करता है। The brain have well developed large cerebrum मतलब फ्रंट ब्रेन, large cerebrum मतलब फ्रंट ब्रेन, एंड cerebellum मतलब हाइड ब्रेन। तो ब्रेन में इनका फोर ब्रेन और हाइड ब्रेन वेल डेवलप होता है। They have 12 pairs of cranial nerve. They have 12 pair of cranial nerve. Cranial nerves क्या होती हैं? क्रेनियल नर्व्स वो होती हैं जो हमारी ये जो ब्रेन का जो कवरिंग है, इस हड्डी को हम क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम से मैक्सिमम जो नर्व्स, ऑल दोज नर्व्स व्हिच ओरिजिनेट फ्रॉम क्रेनियम, वो जो निकल करके क्रेनियम से आती है या हमारे बॉडी के ऊपर वाले पार्ट्स को कंट्रोल करती हैं, उनको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। नेक्स्ट, ईच ईयर consist of
external and internal part. Each ear consists of external, middle and internal part. Next one, viviparous. Generally, they are viviparous, except egg-laying mammals, आप देखो एग लेइंग मैमल्स कौन कौन से होते हैं? प्लैटिपस, डक बिल्ड प्लैटिपस, कुछ कुछ मोल की तरह दिखाई देता है और उसका बीक जो होता है वो डक की तरह होता है। इसे बोलते हैं ऑर्निथोराइनकस, ऑर्निथोराइनकस। दूसरा होता है जिसको आप बोलते हैं स्पाइनी एंट ईटर। चींटियां खाने का काम करता है ना। इसको बायोलॉजिकली बोलते हैं टैकीग्लॉसस। तो ऑर्निथोथाइकस और टैकीग्लॉसस ये दोनों क्या हैं? एग लेइंग मैमल्स हैं। इनको छोड़ करके बाकी जितने सब हैं वो विविपेरस है और ये दोनों ही ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियंस पाए जाते हैं, इसीलिए उसको हम लोग हाफ डेवलप्ड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, दैट इज नॉट पार्शियली डेवलप्ड, क्योंकि वहां पर वो पाए जाते हैं जो रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। ये सब रेप्टाइल और मैमल्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। इनमें कुछ कुछ रेप्टाइल्स के कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ कुछ मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, mammals occur in all type of habitat. Mammals occur in all type of habitat.